ये क्रॉनिकल समसामयिकी है, एनुअल करंट अफेयर्स। देखो, इस मैगज़ीन की जो रिलेवेंस है वो ख़ास तौर से यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस जिसे आप बोलते हैं 2024, बीपीएससी जिसमें कि 1900 प्लस वैकेंसी आई हैं, 1929 है ना, बीपीएससी 2024 एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल आरएएस, एमपीपीएससी, इन सभी में इस मैगज़ीन की रेलेवेंस है। बिकॉज क्रॉनिकल हैज़ बीन वेरी ट्रस्टेड, बहुत ज़्यादा भरोसा है क्रॉनिकल का। एंड मैनी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रेकमेंड क्रॉनिकल मैगज़ीन। एनुअल करंट अफेयर्स क्रॉनिकल में बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, क्रिस्पी तरीके से दिया हुआ है, जिस तरह आप अपने एग्ज़ाम में चीज़ों को याद रख सकते हैं। एंड वन वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट इन दिस मैगज़ीन कि इसमें 700 टॉपिक वाइज MCQs दिए हैं। तो अगर आप उनको सॉल्व करते हो तो आप पास्ट ईयर के चेक करो, इसमें से ना क्वेश्चन फंसते बहुत हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं, जैसे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं उसी तरह के। तो इसे हम 4 to 5 पार्ट्स में कवर कर लेंगे, 4 to 5 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। वी विल ट्राई कि हम इसे 5 पार्ट के अंदर ही कवर करें, बिकॉज इसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ने का बहुत कम है। बिकॉज क्रॉनिकल में यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इसमें जो भी दिया होता है उसकी एक विशेष रिलेवेंस है। गार्बेज टाइप का डेटा कुछ नहीं होता इसमें। तो आप लोग करंट अफेयर्स के लिए, एनुअल करंट अफेयर्स के लिए, यूपीपीसीएस एंड बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इस मैगज़ीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अगर आप हमारे साथ फॉलो करते हो तो आपका ये 7 to 8 आवर्स में पूरा कवर कर देंगे। नाउ यूपीपीसीएस में लास्ट ईयर यानी कि 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे, कितना वेट देना चाहिए इस मैगज़ीन को, तो इट वाज अराउंड 42, 42 क्वेश्चन। एंड हर एक सेक्शन से क्वेश्चन का जो नेचर है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया था वो हम लोग सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल जब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम IR डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी डिस्कस करेंगे, साइंटिफिक डिस्कस करेंगे, तो उस समय बताएंगे कि किस तरह के नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं, सो दैट कि आप यहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपने 6-7 घंटे दिए हैं तो आप इंश्योर करो कि आपको कम से कम 42 में 35 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। एक और बात, आप लोग बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछते हो, क्या कोई एक मैगज़ीन फॉलो करने से कोई चीज़ हो जाएगी क्या? आई विल एडवाइस कि अगर आपको एक मैगज़ीन फॉलो करनी है तो समसामयिकी क्रॉनिकल इज़ द बेस्ट। लेकिन अगर आपको 2 मैगज़ीन फॉलो करनी है तो आप इसके साथ साथ घटना चक्र की मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो। लेकिन 2 मैगज़ीन फॉलो करना बेहतर इसलिए होता है क्योंकि जो माइन्यूट पॉइंट्स आपके छूट जाते हैं वो कवर हो जाते हैं जब आप 2 पॉइंट मैगज़ीन कवर करते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं ना दोनों मैगज़ीन में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, तो उसका आपको रिवीजन हो जाता है, तैयार हो जाता है और आप उसे एग्जामिनेशन तक लेके जा सकते हो। ठीक है, चलो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है या अनुक्रमणिका जिसे आप कहते हैं। तो कंटेंट में सबसे ऊपर दिया हुआ है राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, IR, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, योजना एवं कार्यक्रम। पिछले साल यहाँ से 5 क्वेश्चन आए थे। और बजट वाला कहाँ है? इसमें बजट का सेक्शन, हाँ, ये आर्थिक घटनाक्रम में बजट के जो डेटा दिए हुए हैं, बजट से भी पिछली बार 5 क्वेश्चन आए थे, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। एंड रिपोर्ट एंड सूचकांक, एक एक क्वेश्चन दोनों से आएंगे। राज्य घटनाक्रम रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट होता है, जो मेजर इन्फॉर्मेशन होती है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट होती है। खेल घटनाक्रम 2 से 3 क्वेश्चन, चर्चित व्यक्ति 2 से 3 क्वेश्चन, नियुक्तियां मिनिमम 1 क्वेश्चन, निधन 1 क्वेश्चन इधर से बनता है, पुरस्कार एवं सम्मान 2 से 3 क्वेश्चन, युद्धाभ्यास 1 से 2 क्वेश्चन, चर्चित स्थल 3 से 4 क्वेश्चन, पोर्टल एवं ऐप 1 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट, महत्वपूर्ण दिवस से 1 से 2 क्वेश्चन, पुस्तक एवं उसके लेखक से, यहाँ से करंट अफेयर से 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन फंडामेंटल्स में कहीं। खासतौर से आजकल हम देखते हैं कि सोसाइटी और सोशियोलॉजी की किताबों से क्वेश्चन बैक टू बैक आ रहा है। पुस्तक एवं लेखक मिनिमम 1 क्वेश्चन, केंद्रीय बजट यहाँ पे मुझे बताना चाहिए था, इससे 5 क्वेश्चन आए थे। एंड इससे क्वेश्चन आते हैं, जब कम आते हैं तो भी 3 आते हैं। ठीक, सर्वे से 1 क्वेश्चन था। नवीनतम ये तथ्य जो हैं वैल्यू एडेड मटेरियल हमारे लिए होता है। खनिज से मिनिमम 1 क्वेश्चन, कुछ और चीज़ें जो इसमें हमको देखना है। हाँ, यहाँ से ये ख़त्म हो जाता है। तो टोटल इसमें 112 पेज हैं, जिसमें कि करीब 35 पेज में हैं MCQs। कितने MCQs हैं? 700। और वो 700 क्वेश्चन अच्छे हैं, मैंने उनको देखे हैं, वो आपके काम के हैं। तो जैसे जैसे आप हमारे यहाँ सेशन देखते हो ना, आप MCQs साथ में सॉल्व करना। हालांकि MCQs मैं बाद में कराऊंगा, सारे MCQs कराऊंगा अलग सेशन में, लेकिन वो करंट अफेयर डिस्कशन के साथ नहीं। मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा कि आप मेरे डिस्कशन से पहले अपने आप से
ये इसी मैगज़ीन में जब आप करंट अफेयर देख रहे हो ना, करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हो ना, इसी समय मैं आप पेजेस को रोकूंगा, पॉज करूंगा, आप वीडियो रोक कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो हमारे कमेंट सेक्शन में, और इसके बाद आप उसे देखो, ताकि दोबारा जब मैं कराऊं तो आपको सारे के सारे वो सारे फैक्ट याद हो जाएं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको याद हो जाएं। ठीक, थोड़ा एफर्ट आप भी दिखाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि जो नेशनल इवेंट्स हैं उनसे संबंधित ये टॉपिक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम फोकस करेंगे इम्पॉर्टेंट पर स्टार के माध्यम से या डबल टिक के माध्यम से, बाकी जो जनरल होंगे उनको सिंगल टिक, और जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे उनको सिंपली बोला जाएगा कि नॉट टू फॉलो, या इम्पोर्टेंट नहीं है, या आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं। ठीक, और कितना इसमें मैटर हो सकता है जो कि नज़रअंदाज करने लायक होगा, अराउंड 30%। ठीक, ये हम अपने अनुभव से बताएंगे, लेकिन मेरा बताना ड्यूटी इसलिए है बिकॉज एज ए मेंटोर मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये मत पढ़ो, ये फाइनली आपको डिसाइड करना है कि क्या आप पढ़ो क्या ना पढ़ो। बट यस, एज ए मेंटोर मुझे ये भी बताना है कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए मैं उसको फोकस करके आपको बताऊंगा। टेकिंग नॉट टू मच टाइम, फर्स्ट पॉइंट देखो, 10 सितंबर 2024 को ऐसे डेटा इंपॉर्टेंट हैं, और इससे ये पता चल जाता है कि इसमें सितंबर का डेटा कवर है ना। अनुसंधान नवगठित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान NRF है ना, कि शासी परिषद की प्रथम बैठक के दौरान अनुसंधान में संलग्न विश्वविद्यालय के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल होता है। अब ये हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो एक हमने सेंटर बना दिया और इसके चारों ओर हमने मल्टीपल जंक्शन में इसे जोड़ दिया, और ये सेंटर जंक्शन का काम करेगा मल्टीपल पॉइंट्स में। तो ये सारे अनुसंधान के केंद्र होंगे, अनुसंधान के पॉइंट्स होंगे, और ये एक रिसर्च का केंद्र होगा। ठीक है, ये होगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो रिसर्च करती हैं वो सभी इसके साथ अपना डेटा शेयर करती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान कौन है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय CDS कौन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इस समय कौन है, जनरल अनिल चौहान ने 9 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी की बैठक के दौरान सिद्धांत को जारी किया। कौन सा सिद्धांत, जल थल अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत, इसे जारी किया। आसान है ना, सिर्फ आपको यहाँ पे अनिल चौहान का नाम याद रखना है। अच्छा, एक और बात, हमारे पहले CDS कौन थे, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, आंसर है जनरल बिपिन रावत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र, भारत साइबर अपराध, इसको I4C भी कहते हैं, कि प्रथम, क्यों आप इंग्लिश में लिखोगे तो 4 टाइम I आता है, इसलिए कि प्रथम अभी कौन सा है, प्रथम, जितने प्रथम होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करने के लिए साइबर अपराध की रोकथाम के लिए किन प्रमुख पहलों की कौन कौन सी पहलें की गई हैं। तो साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र, समन्वय प्लेटफॉर्म जिसमें संयुक्त साइबर जांच सुविधा प्रणाली है। आपको किस तरह पूछा जा सकता है कि साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र की कौन सी बैठक हुई, कब हुई, तो कब हुई, 10 सितंबर 2024 को। किसने इस बैठक की अध्यक्षता की, तो अमित शाह जी ने, जो कि गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट, 4-5 सितंबर 2024 के मध्य पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCC कहाँ आयोजित हुआ, लखनऊ में। अब लखनऊ में है तो ये यूपी के एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 सितंबर 2024 को केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने घोषणा की है क्या। एक बात और, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यह मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, कौन है वो मिनिस्टर। तो नॉर्मली आप अब बैठने याद करने बैठ जाओगे कि कौन से 70 मिनिस्ट्री में कौन से 17 मिनिस्टर हैं। नो, ऐसा नहीं करना होता। जो किसी न किसी करंट अफेयर्स या किसी न किसी रीजन से न्यूज़ में होता है उसका नाम आपको याद रखना चाहिए। तो आयुष राज्य मंत्री कौन है, ऐसे आप इसका नाम नहीं याद रख सकते। प्रताप राव जाधव, इसने घोषणा क्या की, आयुष चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय नेशनल
एग्जिट टेस्ट, NEXT, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ से संबंधित है। तो ये नेक्स्ट किस चीज़ से संबंधित है, बोलो कमेंट करके बताओ। राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट किस चीज़ से संबंधित है, ये आयुष चिकित्सा के लिए एग्जिट टेस्ट है। और ये प्रभावी कब से होगा, तो ये 2021-22 के बैच से प्रभावी होगा। और जो 2021-22 बैच में आयुष में एडमिशन हुआ है जिन बच्चों का, उनके लिए ये प्रभावी होगा। उसके बाद वालों में सबके लिए। 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित किस बैठक में भाग लिया, तो ये एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की 20वीं बैठक थी। किसकी, एशिया में जितने तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख हैं, जैसे हमारे देश में इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो इसके प्रमुख ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा। हूसोएवर इज़ द चीफ, हमारे केस में डायरेक्टर होते हैं तो डायरेक्टर होंगे। 4 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के बीच एक समझौता ज्ञापन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। ओके, 3 सितंबर 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राष्ट्रीय राजधानी, तो पहले ये पता होना चाहिए राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे राष्ट्रीय राजधानी में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के गठन और सदस्य नियुक्त किए, तो नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की। तो ये शक्ति प्रदान की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को। और 3 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में 2 दिवसीय 27वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन, तो कहाँ पर, मुंबई में, कौन सा है, 27वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, शुभारंभ किया है। और इसकी थीम क्या थी, विकसित भारत, सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा प्रतिपादन, टिकाऊ ई सेवा प्रतिपादन। ये 3 सितंबर 2024 को 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सेना शिविर की शुरुआत कहाँ की गई, नई दिल्ली में। देखो, इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादातर नई दिल्ली में होते हैं। जब कोई अलग से प्लेस पे होगा, किसी अलग स्थान पे होगा, तब हम उस पर अलग से फोकस करेंगे। ठीक है, अभी सब नई दिल्ली में होते हैं, तो हम इसको नई दिल्ली मान के आसानी से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और 3 सितंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने कितनी राशि के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति दी, तो ये 1,44,716 करोड़, तो इतने का अधिग्रहण प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ ने स्वीकृति दी। चलिए, और 2 सितंबर 2024 को किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में 39वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े यानी कि 39th नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट के अवसर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया डॉक्टर राधिका टंडन ने एम्स में। ठीक है, 39वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े पर। और राष्ट्रपति मुर्मू ने किस कार्यकाल के लिए भारत के 23वें 23rd विधि आयोग की गठन की मंजूरी दी, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा विधि आयोग है, 23वां 23rd। ठीक, इसका टाइमलाइन कब से कब तक है, तो 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक, ये इसका टाइमलाइन है। ठीक है, कब तक, ये तारीख जरूर याद रखना। 2024 तो आपको याद रहेगा,
1 सितंबर भी याद रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम के ठीक पहले है, लेकिन आपको 31 अगस्त 2027 याद रखना ज़रूरी है। अगर आपको ये पता है कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है तो 3 साल इसका ड्यूरेशन है, ठीक है, नेट 3 ईयर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम आपको याद होना चाहिए, एक वुमन है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ने 31 अगस्त को राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। कहाँ पे? महात्मा मंदिर गांधीनगर में, ठीक, महात्मा मंदिर गांधीनगर में 7वें संस्करण की शुरुआत की। ये हमको याद रखना पड़ेगा। 7th मोर 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितनी वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी गई है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा। 24 अगस्त 2024 को नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक में अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक कहाँ हुई? तो नक्सल प्रभावित राज्यों से संबंधित बैठक कहाँ पे हुई? बस इतना पता होना चाहिए, रायपुर में। अमित शाह चूँकि गृह मंत्री हैं तो इन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक होती है। फाइन। 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों की गठन की घोषणा हुई। लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई। ये 5 जिले कौन कौन से हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चंगथांग, ये 5 नए जिले बनाए गए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। 20 अगस्त 2024 को खादी एवं ग्रामोद्योग यानी कि KVIC ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ KVIC ने किया है? तो डाक विभाग के साथ। 19 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने कहाँ प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। प्रथम नीति निर्माता फोरम, ये नाम याद रखना है यहाँ पे। ओके। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये नाम आपको पहले पता रहना चाहिए, की अध्यक्षता में सभी सेना कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। नॉट सो इम्पोर्टेंट, इग्नोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? चेन्नई में। इसे याद रखना, तटरक्षक बल के लिए राजनाथ सिंह जी ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC का उद्घाटन चेन्नई में किया। 18 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद में नागरिकता संशोधन के तहत कितने शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए? 188। चलो, अच्छा, जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो एक बात याद रखना, मेंस 500 टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग UPSC के लिए, UP PCS के लिए, BPSC के लिए टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है। मेंस 500 UPSC डेडिकेटेड है, इसके अलावा 500 क्वेश्चन का प्रोग्राम UP PCS के लिए डेडिकेटेड है, वो प्रीलिम के तुरंत बाद चलेगा। तो अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई करने की होप रखते हो तो आप तुरंत इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी मेंस की तैयारी में ऊर्जा ला सकते हो, ठीक है। और UPSC प्रीलिम के लिए टॉपिक वाइज 100 पेपर्स, जिसमें कि फ़ी है आपकी केवल 4999। टॉपिक वाइज MCQs लगाने के लिए टॉपिक वाइज अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, उसमें UPSC का लेवल भी है, तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो दी कॉन्सेप्चुअल IAS, ठीक है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आइए कुछ और बातें देखते हैं। हाँ, हर घर तिरंगा अभियान का ये कौन सा संस्करण होगा? 3रा। फाइन। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 31 सदस्यीय संयुक्त
संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10। जेपीसी की में 31 सदस्य हैं, 21 कहाँ से? लोकसभा से, और 10 कहाँ से? राज्यसभा से। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वक्फ बिल यहाँ पे गया है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। भारत के किस शहर में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किसके सहयोग से नई दिल्ली के द्वारका स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्थान में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया? तो एयरबस, बड़ी कंपनी है ना। ओके, सो हाँ, किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और कुछ बातें देखेंगे। 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह है साइबर पीस फाउंडेशन। देखो, देश में पर्यटन, व्यापार इत्यादि चिकित्सा आदि उद्देश्यों से किस देश के नागरिकों के लिए आगमन पर वीज़ा की घोषणा की है? मतलब वीज़ा ऑन अराइवल। तो जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात। मतलब वहाँ के लोग इंडिया में आने वीज़ा अपना अप्लाई करके वहाँ पे, और इंडिया आके यहाँ पे अपना वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं भारत में। और जनपद स्थित हथकरघा हाट में 10वें, ये नंबर याद रखना, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका नाम क्या है? ये नाम याद रखना। ऐसे बड़े छिपे छिपे जो फैक्ट आते हैं वो यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर से भी मिल सकते हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं फॉलो किया है तो आपको इससे मिल जाएंगे। एक और बात, स्टेट एग्जाम्स में द हिंदू की न्यूज़ का क्रेज़ बढ़ रहा है। उसके जो टाइटल्स होते हैं उनको अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्रॉनिकल उनका बहुत अच्छा कंपाइलेशन करता है। नॉर्मली अगर आपके 40 में या 30 में 15-20 क्वेश्चन से ज़्यादा करंट अफेयर्स के ठीक नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा अपना जो रिसोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई करो। और इस तरीके अपना दृष्टि की जो मैगजीन आप पढ़ते हो, घटना चक्र वाली, उसके अलावा आप इसको साथ में ऐड करोगे तो निश्चित तौर पर आपकी एक्यूरेसी में खास इजाफा होगा। कितना टाइम देना है? 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, उतने में हम इसे कवर कर देंगे। ओके, सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये भी नहीं, ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं। जो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होंगे उन पे हम लोग ध्यान से फोकस करेंगे, ये भी नहीं। हाँ, विश्व धरोहर समिति ने 46वें सत्र की बैठक 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की। देखो, भारत मंडपम में ये वही है जहाँ पे G20 की मीटिंग हुई थी। इसमें होने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं उन पे थोड़ा नज़र रखना। अच्छा, ये आपके आने वाले क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके ज़रूर आते हैं। एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? जापान में। ठीक। और एक बात, असम के चराईदेव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति के श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये यूनेस्को की ओर से कौन से क्रम में स्थल है? तो 43वां। इससे पहले 42 ऑलरेडी हो चुके थे। ये दोनों फैक्ट, इन दोनों फैक्ट्स को अगर नोट्स बना के कर रहे हो तो लिख लो, नहीं नोट्स बना के कर रहे हो तो आप नोट करना कि ये आपको भूलना नहीं चाहिए। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। हाँ, देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोयला एवं खनन मंत्री कौन हैं केंद्र के? तो जी किशन रेड्डी। ठीक है। अब इन्होंने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की 2024 में। ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा एक पेड़ एक माँ, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम।
इस मिशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? धनबाद में। जी किशन रेड्डी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। वृक्षारोपण अभियान 2024 ये आपके क्वेश्चन में आएगा। और फिर एक पेड़ माँ के नाम, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? धनबाद में, याद कर लो। और एस जयशंकर ने अयोध्या के रामलला की मूर्ति प्रदर्शित करने वाले एक विशेष स्मारक टिकट का अनावरण किया। तो ये विशेष स्मारक टिकट का अनावरण कहाँ पे किया? लाओस में। ठीक है। और विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितना योगदान देने की घोषणा की है? तो $1 मिलियन। ठीक। और कुछ बातें, दिल्ली में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल, अगर कीर्ति पहल आ जाए तो भी याद रखना, का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? दूसरा चरण था, याद रखना, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। स्पोर्ट्स मिनिस्टर है शायद आजकल ये, पहले ये हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। अब देखो, ये आपके एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर जो केंद्र स्थापित किया गया है, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, वो कहाँ पर? तो IITM रिसर्च पार्क चेन्नई में। ठीक, बिल्कुल इसे मार्क कर लो। 6G इज द फ्यूचर। अभी तो 5G भी ठीक से आया नहीं है। 6G इज द फ्यूचर। मेरा कहने का मतलब है कि आम आदमी तक अभी ठीक से नहीं आया। तो 6G इज द फ्यूचर, और इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो IITM रिसर्च पार्क चेन्नई। कुछ और, राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन मानस की शुरुआत। श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। गृह एवं सहकारिता मंत्री, इनके पास 2 मंत्रालय हैं। ठीक है, ये मानस याद रखना, नारकोटिक्स से रिलेटेड है। फाइन। अब देखो, किस मंत्रालय ने उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, उपलब्धियों का जश्न, उत्कृष्टता को प्रेरित करना नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो किया है तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय इसने। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम क्या थी? तो भविष्य अभी है। ठीक, ये याद रखेंगे। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए किस एक अप स्किलिंग कार्यक्रम को शुरू करने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ साझेदारी की है? तो उस कार्यक्रम का नाम है द वॉइस बॉक्स। फाइन। एक और चीज, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन पर बैठने के 350वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लंदन में, आपसे पूछा जाएगा किस स्थान पर? तो लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय ने से किस वस्तु को सतारा संग्रहालय लाया गया? किस वस्तु को सतारा संग्रहालय लाया गया है? तो ये बाघ नख को। फाइन। एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री हैं। पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो मॉरिशस। ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो। इस शब्दों पे ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा अगर आप अचानक तेजी से अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो। चलिए और कुछ देखते हैं। अस्मिता योजना के बारे में ध्यान रखना। अस्मिता योजना, देखो, शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने अगले 5 वर्षों के लिए भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने के लिए अस्मिता योजना की शुरुआत की। ठीक, हाँ ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको हम नोट करेंगे। अच्छा, चूँकि सितंबर का, अगस्त का, जुलाई का और जून का, कम से कम ये 4-5 महीने के करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा ध्यान से फोकस करने हैं, इसलिए हम लोग पहले इन्हीं पे फोकस कर रहे हैं।
फाइन। इन देखो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट हैं उसके एक एक पेज से 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो आप लोग थोड़ा सा अटेंशन देंगे, इसमें आपको फ़ायदा होगा। चलो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ इसको देखेंगे। भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नीति आयोग की संरचना में बदलाव किया गया है। तो नीति आयोग एक प्रमुख आयोग है, इसकी संरचना में बदलाव किया गया है। और संशोधित संरचना में कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे? ठीक, नीति आयोग के बारे में हर बार एक क्वेश्चन पूछता है। सुमन बेरी फिलहाल नाम याद रखेंगे, ठीक है, ये अभी उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग? कमेंट करके हमें बताइए। फाइन, ऐसा आप बताएंगे। चलो, भारतीय नौसेना के प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 किसकी है? पहले तो यही पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आता है कि थिंक 2024 किसकी है, तो ये भारतीय नौसेना की है। ठीक, थिंक ये इस तरह लिख के आएगा इंग्लिश में, ये भी याद रखना, हिंदी में कम चांस से लिख के आए। इसका विषय क्या है? विकसित भारत। ठीक, इसे आप याद रखिए। आइए कुछ और बातें समझते हैं। जुलाई 2024 में हम आ चुके हैं। ठीक, तो शिवराज सिंह चौहान जो आजकल कृषि मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने भारतीय कृषि अनुदान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का उद्घाटन दिल्ली में किया। नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट ये है, 100श्रुतम शल्य संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक, और ये अपने आप में द्वितीय राष्ट्रीय सेमिनार था। नेक्स्ट, आर्थिक परिवर्तन वित्तीय समावेशन विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के G20 टास्क फोर्स द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? ये रिपोर्ट का नाम याद रखना है। तो इसका नाम है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट। आसान है, बस G20 की जगह कोई और डाल देगा तुम फंस जाओगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन ना कई बार पूछ लेता है एग्ज़ाम। तो भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए किस संगठन को $25 लाख की पहली किस्त जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी। ठीक, संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी, इसको $25 लाख की किस्त जारी की भारत सरकार ने। किसके लिए? फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए। चलिए, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने दिल्ली में किसके लिए सार्वजनिक नीति एवं शासन पर एक सप्ताह की स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया? तो बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किसके लिए है? तो बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिए। थोड़ा इस पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक, बस आपको यही याद रखना चाहिए, क्योंकि संसदीय मंच है तो वहाँ पे ओम बिरला ही उसकी भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे होंगे, ये तो डाउट नहीं है। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स की 10वीं संसदीय मंच की बैठक हुई, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, अग्निवीरों के लिए अगर कोई स्कीम होती है तो इम्पोर्टेंट होगी। तो इस अग्निवीरों के लिए CAPF में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? 10%। न्यूज़ में था, इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का हकदार माना? धारा 125 कम चांस है, क्योंकि अब इसका नाम पहले तो बदल चुका है। क्या हो गया है? ये CPC CRPC इनका ये सब भारत न्याय संहिता के दायरे में आ गया है ना। आइए और देखते हैं। 9 जुलाई 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किसके साथ ग्रामीण
आदिवासी, कृषक, किसके साथ, इस पे फोकस करना। समुदायों के बीच आजीविका के अवसर को बढ़ाने हेतु एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। तो एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, एम एस स्वामीनाथन का नाम बताइए किस लिए फेमस है भारत में, अगर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, ये भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं। फाइन, ओके। सो 2024 को लॉन्च किया गया भारत का पहला तेल और गैस क्षेत्र में ETF कौन सा है? पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसमें? तेल और गैस क्षेत्र में। तो पहला कौन सा है? ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF। किसके द्वारा? अगर ये तुम्हें पता है ना तो गलती नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे SBI, HDFC इनके नाम होंगे साथ में, तो आप ICICI पे डाउट नहीं करेंगे। यही है जिसने कि पहला ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है ना ETF, वो भारत में लॉन्च किया है तेल और गैस क्षेत्र के लिए। फाइन। प्रोजेक्ट पारी, PARI को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट परी है ना, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अच्छा, एक और बात, पश्चिम बंगाल में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों की कुलपति की नियुक्ति, अब आपको पता होगा कि ये क्यों अपने आप में न्यूज़ में है। कोलकाता की घटना के बाद वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य थे उनसे संबंधित न्यूज़ थी। तो उसमें अध्यक्षता किसको दी गई है? जो कि पश्चिम बंगाल में राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए जो समिति बनाई गई है उसकी अध्यक्षता किसको दिया गया है? तो वो हैं UU ललित। पहले ये आपको पता है कि आई थिंक कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे, अगर रिटायर्ड हो गए होंगे तो निश्चित तौर पर अभी 1-2 साल पहले तो थे ही। महिला उद्यमिता मंच और किसके द्वारा? क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शहर की शुरुआत की गई। तो ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत परेशान नहीं होंगे। ये अपने आप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि DRC के रक्षा मंत्रालय के मध्य पहली सचिव स्तरीय बैठक कहाँ पर हुई? देखो, जो पहली होती है ना इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें ये पूछा जाएगा कि पहली सचिव स्तरीय रक्षा मंत्रालयों की बैठक भारत ने 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में किया, किस देश के साथ? ये क्वेश्चन बनेगा। तो आप याद रखना, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट इसमें दिए गए हैं। नॉर्मली जो द हिंदू के टाइटल में होते हैं ना, या इंडियन एक्सप्रेस के टाइटल में, ये उस तरह के फैक्ट्स हैं। तो इनको आप कैसे तैयार करते हो, ये आपके लिए एक चुनौती है। मैं ये नहीं मानता कि बहुत आसान है। तो आपके लिए मेरा सुझाव ये है कि आप इसे 2-3 बार सुन लो। पहली बार एक साधारण तरीके से सुनो, दूसरी बार 1.5x में सुनो, और तीसरी बार 2x में सुनो। तो ये इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक, और अब ये आपको एक क्वेश्चन मिल गया रेडीमेड कि जो 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कब लागू होंगे? ये तारीख मैं आपको बता रहा हूँ ना आएगा तो आके मुझसे चॉकलेट खा जाना, और आएगा तो आके खिला जाना। ठीक है, चलो डन। ये तारीख याद करो, 1 जुलाई 2024 ये आएगा। 1 जुलाई 2024 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, नाम याद रखना, VR चौधरी ने, और ये जगह का नाम याद रखना, हैदराबाद के एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में किसका उद्घाटन किया? तो हथियार प्रणाली स्कूल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एयर इंडिया द्वारा जारी की गई जानकारी नहीं, इंपॉर्टेंट है, छोड़ो। हाँ, ये याद रखेंगे। तीसरे 2050 बोलार्ड पूल टग, जिसका बजरंग नाम है, को सौंप दिया गया। तो बजरंग किसको सौंपा गया? नौसेना को, याद रखना। ठीक है, ये 25 बोलार्ड पुल टग है जिसका बजरंग नाम है। और नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? 3 पुस्तकों का, ये 3 से याद रखना, M वेंकैया नायडू। हो गए ना 3? ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं,
पता ही होगा आपको, याद करने का तरीका है दोस्त। ओके, पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक 2024 का आयोजन कोच्चि में किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेयरी फील्ड के लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। ये कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष को के तौर पर 26 जून 2024 को ओम बिरला जी को चुना गया? 18वीं लोकसभा। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, इसे हम याद रखेंगे, ठीक है। कुछ और बातें, रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के किंग फहद नेवल अकादमी के 76 प्रशिक्षु कहाँ भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में शामिल हुए? तो दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि में। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात और तमिलनाडु में 7,453 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ 1 गीगावाट क्षमता वाली किस परियोजना को मंजूरी दी? तो ये अपतटीय पवन ऊर्जा है, बस इसमें 1 गीगावाट याद रखेंगे और ये पैसा थोड़ा सा याद कर लेंगे। इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम के एग्जाम में। फाइन। 18 जून 2024 को किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान साइबर स्पेस संचालन के लिए भारत का पहला संयुक्त सिद्धांत जारी किया? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। डाकघर अधिनियम 2023 कब से लागू होगा? 18 जून 2024 से। ये इंपॉर्टेंट है, तारीख भी इंपॉर्टेंट है और प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट है। और देखो, 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की जो आंशिक वित्त पोषण के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? कितना आ रहा है? $150 मिलियन। ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक की एक इंस्टीट्यूशन है। वर्ल्ड बैंक 5 इंस्टीट्यूशन मिलके बनते हैं ना, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन उनमें से एक है। IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, $150 मिलियन, 550 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना राजस्थान के बीकानेर में, ठीक। आंशिक वित्त पोषण है, पूर्ण वित्त पोषण नहीं है, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। और 16 जून को किसने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। देखो, अगर मोदी जी ने किया होता तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि वो तुम तुक्के मार देते सही। तो नवनिर्मित प्रेरणा स्थल। अच्छा, दूसरी तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिषद में किस स्थल का उद्घाटन किया? तो उसका नाम होगा नवनिर्मित प्रेरणा स्थल, ठीक है। अडानी समूह ने भूटान के चूखा प्रांत में 570 मेगावाट हरित जल विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। नाम है ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये चूखा प्रांत याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अडानी समूह याद रखना, क्या भूटान में किस कंपनी ने अभी हस्ताक्षर साइन किए किसी समझौते पर? तो अडानी समूह ने। देखो, पिछली बार अंबानी की कंपनी पे एक क्वेश्चन आया था, तो अगली बार अडानी की कंपनी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सावधान रहना। वैश्विक पवन दिवस, आसान है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। मोदी जी ने कहा कहाँ पर G7 की शिखर सम्मेलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका एवं भूमध्य सागर पर आउटरीच स्तर को संबोधित किया? तो इटली के अपुलिया में। आइए और कुछ चीज़ें देखते हैं। ओके, 14 जून 2024 को राष्ट्रपति मैडम मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित किस समारोह में भाग लिया? समारोह का नाम याद रखना, रज पर्व, ठीक। इंदिरा गांधी कला केंद्र इंगा और किसके बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ? काहे के लिए? संस्कृति को लोगों तक और अधिक पहुंचाने के लिए। संसद टीवी, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, इसको थोड़ा फोकस करेंगे। किस संस्थान ने मोबाइल ऐप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज, तो ये किसने इसे लॉन्च किया है? NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज ने, NCRB ने। आसान है।
5 जून 2024 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किसकी सिफारिश के पश्चात 17वीं लोकसभा का विघटन किया? केंद्रीय मंत्रिमंडल। जाहिर सी बात ये काम केंद्रीय मंत्रिमंडल ही करता है। विघटन के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश देता है, राष्ट्रपति उसे डिसॉल्व कर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट के लोगों का अनावरण किया किसने? NHAI ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने हेतु किसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया? तो नेशनल बुक ट्रस्ट NBT की सस्ती और अच्छी किताबें आती हैं। ठीक, फाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। किसने सभी खाद्य व्यवसाय संचालक यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को फ्रूट जूस के लेवल पर विज्ञापनों से 100% फलों के रस के किसी भी दावे को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए निर्देश जारी किया? तो आप अगर जानते हैं तो ये काम FSSAI ही कर सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है FSSAI, ये काम यही कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरू की? तो एक पेड़ माँ के नाम, इस अभियान की शुरुआत किसने की? मोदी जी ने। किस दिन शुरुआत की? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन। ठीक है। और ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन के चालक दल में शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए कौन? गोपी थोटाकुरा। ठीक, ब्लू ओरिजिन याद रखना। ये NH-25 मिशन के चालक दल में शामिल होने पहले भारतीय अंतरिक्ष हैं, इसलिए याद रखना। ब्लू ओरिजिन का नाम जरूर याद रखना, और गोपी थोटाकुरा तो आपको याद रखना ही है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरह की स्कीम इनके द्वारा चलाई जाती है बैक टू बैक, इसको ध्यान नहीं देंगे। और हाँ, ये प्रमाण पत्र 300 अधिक लोगों को और इस तरह बार बार दिए जाते हैं, तो इसको भी इतना फोकस नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा देखेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने समाज के लिए परमाणु, देखो थीम, समाज के लिए परमाणु, जल, भोजन और स्वास्थ्य की सुरक्षा, एटम फॉर सोसाइटी, सिक्योरिटी, वाटर, फूड एंड हेल्थ विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? मुंबई के BARC में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में। ठीक है, नहीं इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इस तरह के सम्मेलन कई कर चुके हैं, ये याद रखना। परिवर्तन चिंतन टू सीडीएस अनिल चौहान का है, परिवर्तन चिंतन टू सीडीएस अनिल चौहान का है। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स देखेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइन। हाँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन ने अपना 65वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया या कब मनाया? तो कब इम्पोर्टेंट है? 7 मई 2024 को। कहाँ? वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नई दिल्ली में ही मोस्टली मनता है, इसलिए चलो नॉट इम्पोर्टेंट। ये इसको, चूँकि ये थोड़ा सा ना पॉपुलर पर्सन है, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान दे लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि श्रीलंका के पूर्वी प्रांत में गवर्नर सेथिल थोडामन ने किस भारतीय आध्यात्मिक गुरु को श्रीलंका की भारतीय मूल के तमिलों को 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया पहला डाक टिकट भेंट किया? श्री रविशंकर। नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक, नहीं, इस तरह क्वेश्चन आते नहीं है, बिकॉज उसमें कुछ सिग्निफिकेंस बात नहीं है। मेरा गांव मेरा धरोहर, इसको थोड़ा फोकस करो। संस्कृति मंत्रालय का है पहली बात तो ये, और किस लिए है? सभी गांवों का मानचित्रण एवं दस्तावेजीकरण करने के लिए। ठीक, मेरा धरोहर, सॉरी, मेरा गांव मेरी धरोहर। नो, इसको छोड़ो। अच्छा, ये भारतीय सेना ही करती है, इसको भी छोड़ो, इसको भी नहीं, नो। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है किसको? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन, इनको शामिल किया गया है किसमें?
यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। ये 3 भारतीय ग्रंथ है, पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकलोकन। ये दोनों तुम जानते हो, इसके बारे में थोड़ा तैयार रहना। अगर पूछ लिया जाए इसके लेखक कौन है तब फंस जाओगे ना। ओके, ये नहीं, ये बैंकिंग में ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं, बहुत डिटेल्ड वाली चीज़ें नहीं हैं, तो इसको उतना फोकस नहीं करेंगे। हाँ, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। NHPC लिमिटेड ने फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में काम करने वाली नॉर्वे, किस देश की, नॉर्वे की किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया है? किसने? NHPC लिमिटेड ने फ्लोटिंग सोलर उद्योग, NHPC फ्लोटिंग सोलर उद्योग, नॉर्वे की कंपनी मेसर्स ओशन शन, नाम याद रखना। ठीक, अब देखो, अब हम आगे अप्रैल में। न्यूज़ धीरे धीरे उतनी इंपॉर्टेंट रहेंगी नहीं, तो जो सिग्निफिकेंट हैं उन्हीं पे फोकस करेंगे, बाकी ज़्यादातर पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक, इसको छोड़ेंगे। यत्र इतिहासम भविष्याम संरक्षित, ये टाइटल आपको पता होना चाहिए। ये भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने ये मोटो, ये पंच लाइन जारी किया है। ये याद रखना, किसने जारी किया है, किसका ये आदर्श वाक्य है। ठीक, नहीं, हाँ, ये बताना था कि जब हम एग्ज़ाम से 4-5 महीने पीछे चले जाते हैं तो हर एक इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर एक खबर इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। फिर वो फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं नॉर्मली जिनकी रिलेवेंस, सिग्निफिकेंस, उपयोगिता ज़्यादा होती है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट पे फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे अब, और हर एक चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। आप विश्वास रखिए, सारी चीज़ें जो आती हैं वो आपको निश्चित तौर पर बताई जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2024 जारी किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए कौन सी पाठ्यचर्या जारी की गई, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आधारशिला। ठीक, तर्कपूर्ण है। इसरो ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष को कब तक मलबा मुक्त घोषित करने की टाइमलाइन बताई है? तो 2030 तक मलबा मुक्त, यानी कि स्पेस डेब्रीज जिनको बोलते हैं। ठीक है, और टाइम मैगजीन द्वारा जारी की गई 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री का नाम शामिल किया गया है? आलिया भट्ट आएगा। इस तरह का एक प्रश्न तो आता है। आइए कुछ और देखेंगे। भारतीय थल सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबिलिटी एंटी टैंक गाइडेड हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया राजस्थान के पोरण फायरिंग रेंज में। पोरण है या पोखरण है? इसको पोखरण होना चाहिए, एक बार आप इसे कंफर्म कर लेना। ठीक, एडमिरल हरि कुमार ने कहाँ पर आयोजित एक प्रतिष्ठित नौसेना अलंकरण समारोह में भारतीय कर्मियों की वीरता एवं विशिष्टता सेवा पुरस्कार किए? तो INS हंस गोवा में। ठीक है, ग्लोबल यंग लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को जगह मिली? ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स कम्युनिटी। तो भूमि पेडनेकर को। क्यों? इन्होंने काफ़ी सारी सोशल अवेयरनेस वाली फिल्में की हैं, इसलिए। डेयरी सहकारिता के शीर्ष संस्था नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NCDFI ने 5 अप्रैल 2024 को किसे अपना अध्यक्ष चुना? तो NCDFI का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनीष शाह। अमित शाह का भाई लगता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आओ और कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 3 अप्रैल 2024 को संसद भवन में राज्यसभा के कितने सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई? 12 नए सदस्य राज्यसभा पहुंचे हैं। ठीक है, किस संस्था प्राधिकरण ने 26 मार्च 2026 को अपना मशीन टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम उपयोग पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं? ट्राई ने। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने। ठीक है, किस प्राधिकरण ने देश भर की लगभग 100 जेलों को ईट राइट कैंपस लगभग 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया? तो ईट राइट स्कीम जो है वो FSSAI की है, जो कि हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस पर
डेडिकेटेड है ईट राइट प्रोग्राम जो है वो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रोग्राम है ईट राइट कैंपेन, और उसी से संबंधित है 100 जिलों को जो ईट राइट कैंपस बताया गया है वो FSSI नाम याद रखेंगे। किस विश्वविद्यालय ने 12 मार्च को 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि दी है? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने, विदेशी है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैडम मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि मॉरिशस विश्वविद्यालय ने दी है। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, IIT दिल्ली। ठीक, इस तरह के इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्ट, नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ और, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। आपसे पूछा जाएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, याद रखना। कुछ और देखेंगे, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आध्यात्मिक गुरु सील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कब स्मारक टिकट जारी किया सिक्का? तो सील प्रभुपाद ये इस्कॉन टेम्पल वाले हैं, 8 फरवरी 2024 को, तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने किसकी 150वीं जयंती पर स्मारक टिकट जारी और सिक्का जारी किया? तो आध्यात्मिक गुरु सील प्रभुपाद, इस्कॉन वाले हैं, ठीक है। हाँ, भारत ने वर्ष 2024-25 हेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए किसे नामांकित किया है? तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य इसको नामित किया है। क्या किसे नामांकन मिला है? और हो सकता है इसको मान्यता मिल भी जाए। क्यों मिल जाएगी? कारण तो मैं अलग से बता सकता हूँ, यहाँ पे नहीं, ठीक। सही, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा पैसा दिया है इन सारे कार्यों के विकास के लिए, ठीक है, इसलिए। नरेंद्र मोदी जी ने नवी मुंबई में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन कब किया? तो 12 जनवरी 2025 को, ये याद रखना, 24 को याद रखना। पहले तो ये भारत का सबसे लंबा पुल है, नाम वाजपेयी जी के नाम पर है, ठीक है। सेवरी नाहवा सेवा, ये नाम जरूर याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनता है। लोकसभा में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 20 दिसंबर 2023 को। पुराना है इसलिए ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट इस तरह के इम्पोर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये जो कानून है ना, ये वाला, ये अभी बहुत समय तक रहेगा। इसकी तारीख याद रखना, 20 दिसंबर 2023। केंद्रीय जनजाति के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी ने, 21 दिसंबर, पहले वाले मंत्रालय में थे। तो 2 दिवसीय जनजाति केंद्रित कार्यक्रम नहीं इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने, नहीं इम्पोर्टेंट है, ये सब पहले मंत्री थे, अब इनका मंत्रालय भी बदल गया है, ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, सूरत डायमंड बोर्स, ये सबसे बड़े कारपोरेट कार्यालय में, अब ये विश्व का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय है। इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? गारबा शामिल हो चुका है, याद रखना, ठीक है। गारबा गुजरातियों द्वारा किया जाता है, इसको याद रखना, ये यूनेस्को में शामिल हो चुका है। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। और 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस पर, तारीख वाले याद रखो, 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क UCCN ने भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया है? ग्वालियर और कोझिकोड को। विश्व शहर दिवस के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में ग्वालियर एवं कोझिकोड को शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। केंद्रीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नैनो DAP यानी कि तरल लिक्विड नैनो यूरिया का इफ्को का प्लांट कहाँ पे, इसका लोकार्पण कहाँ पे किया है? तो गांधीनगर के कलोल में, ठीक है, गांधीनगर जिला में जो कलोल जगह है वहाँ पर। चलिए और कुछ देखते हैं।
सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। एक दो फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो अपने आप में बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए इंपॉर्टेंट है। 128वां संविधान विधेयक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विधेयक कौन सा है? 108वां, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा में राज्य विधानसभा में कुछ सीटों में 1/3 सीटों के आरक्षित करने का प्राविधान है। इस विधेयक का अन्य नाम है नारी बंधन अधिनियम। एक्ट तो तुम्हें पता होगा कितना, 106 107 106 है शायद, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 106 है, इसे कंफर्म कर लेना अगर 107 हो तो, ठीक। और ये विधेयक कौन सा था ये तुम्हें पता होना चाहिए, तो 128वां। अच्छा, पुरानी संसद का क्या नाम रहेगा? संविधान सदन। नए संसद भवन की शुरुआत हो गई और पुरानी संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन से। 17 सितंबर 2023 को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल होने वाला 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सा है? शांति निकेतन। 41वां शांति निकेतन है, 42वां भी हम पढ़ चुके हैं, याद है तो आप कमेंट करके बताओ। 18 सितंबर 2023 को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल कौन सा है? तो होयसल के पवित्र मंदिर समूह, ठीक। एक बात अभी हमने किस एक सिटी को या लोकेशन को, अच्छा ठीक है, असम से संबंधित है, उसको यूनेस्को की किस कैटेगरी में और किस रैंक पर स्थापित किया गया है? वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे, अभी नहीं, सम अदर टाइम, और पहले से सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे। नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे उसको ज़रा देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, वापस आते हैं, हाँ, राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ पे आपका समाप्त हो चुका है। राष्ट्रीय घटनाक्रम इज़ नाउ ओवर, और ये ओवर हो चुका है। अब हम आर्थिक घटनाक्रम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दी कॉन्सेप्चुअलाइज को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें समर्थन कीजिए। कैसे? आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पैसे वैसे दान मत करो, जब ज़्यादा हो तब करना, थोड़े मोड़े पैसे हम लेते नहीं। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।